आवाज का साया। रात 1:17, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम। फ्लोरेसेंट बत्तियों की ठंडी रोशनी में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी चेयर पर आगे झुके चाय के आखिरी घूंट को महसूस कर रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर एक उदास धुन बजा रही थीं और कंट्रोल रूम में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ वायरलेस सेट्स की कभी कभी आती बेमतलब की खड़खड़ाहट तोड़ती थी। विक्रम के लिए ये एक और आम रात थी, थकी हुई, लंबी और घटनाहीन। उनके 25 साल के करियर ने उन्हें सिखाया था कि सबसे भयानक तूफान अक्सर ऐसे ही शांति के बाद आते हैं। तभी एक कॉल ने उस शांति को चीर दिया। कॉल ऑपरेटर, एक नौजवान लड़का जिसका नाम संदीप था, अचानक सीधा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और डर का मिलाजुला भाव था। उसने रिसीवर को अपने कान से थोड़ा दूर किया, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि उसने क्या सुना है। सर, उसने कांपते हुए कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। लाइन 3 पर एक कॉल है, आपको सुनना चाहिए। विक्रम ने आलस से उठकर अपना हेडसेट पहना। विक्रम सिंह बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से एक आवाज आई। वो आवाज अजीब थी, शांत, ठहरी हुई, जैसे कोई कविता पढ़ रहा हो, न कि एक जुर्म का इकरार। उस आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडा, बेजान सा सच था। मैंने अपनी बीवी का मर्डर किया है, उस आवाज ने कहा। एड्रेस लिख लो, फ्लैट नंबर 702, शांतिकुंज अपार्टमेंट्स, मलाड वेस्ट। एक पल के लिए विक्रम को लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है। ऐसे कॉल्स अक्सर आते थे शराबी लोगों या मंचलों के। नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम ने सख्ती से पूछा। नाम जरूरी नहीं है, काम हो चुका है, वो अब सुकून से है और मैं भी जल्दी हो जाऊंगा। इससे पहले कि विक्रम कुछ और पूछ पाता, कॉल कट गई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। संदीप ने विक्रम की तरफ देखा। सर, ये आवाज? हाँ, विक्रम ने कहा। उनके माथे पर शिकन आ गई थी। कुछ तो अजीब था। विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद जूनियर सब इंस्पेक्टर रवि शर्मा को इशारा किया। रवि, जोश से भरा एक नौजवान ऑफिसर, तुरंत उनके पास आया। रवि, गाड़ी निकालो, मलाड वेस्ट, शांतिकुंज अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 702। एक पॉसिबल होमिसाइड है, कॉलर ने खुद कॉन्फेस किया है। रवि की आंखें हैरत से फैल गईं। कॉन्फेस किया है? फिर तो आसान केस है सर। विक्रम ने एक ठंडी सांस ली। पुलिस की नौकरी में कुछ भी आसान नहीं होता रवि, चलो। रात 2:05, शांतिकुंज अपार्टमेंट्स। पुलिस की जीप जब शांतिकुंज के गेट पर रुकी तो बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। रात के इस पहर में पूरी बिल्डिंग अंधेरे और खामोशी में डूबी हुई थी, सिवाय 1-2 खिड़कियों से आती हल्की रोशनी के। विक्रम और रवि 2 कांस्टेबल्स के साथ लिफ्ट से 7वें फ्लोर पर पहुंचे। कॉरिडोर में उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। फ्लैट 702 का दरवाजा उनके सामने था। उस पर एक चांदी की नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था ए शर्मा एंड के शर्मा। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सर, मैट, शायद कॉलर सही कह रहा था, रवि ने धीरे से कहा। विक्रम ने अपने ग्लोव्ड हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो लॉक्ड था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। ताला तोड़ना पड़ेगा, विक्रम ने फैसला सुनाया। एक कांस्टेबल ने अपना हैवी ड्यूटी क्रोबार निकाला। चंद जोरदार प्रहारों के बाद कड़क की आवाज के साथ लॉक टूट गया। विक्रम ने रवि को पीछे रहने का इशारा किया और खुद सबसे पहले अंदर दाखिल हुए। उनका हाथ अपनी सर्विस पिस्टल पर था। घर में भूत अंधेरा था। विक्रम ने दीवार पर हाथ फेरकर स्विच ढूंढा और लाइट जलाई। लिविंग रूम उनके सामने था और उनके सामने जो नजारा था उसने उन्हें हैरान कर दिया। घर बिल्कुल साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी। सोफे के कुशन्स एकदम आराम से रखे थे। सेंटर टेबल पर एक मैगजीन पड़ी थी और साइड में रखे फूलदान में ताजा फूल थे। कहीं भी जद्दोजहद या खून का एक भी निशान नहीं था। ये एक कत्ल की जगह बिल्कुल नहीं लग रही थी। हेलो, पुलिस, विक्रम ने आवाज लगाई। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, उम्र लगभग 35 साल। उसने एक सादा सा नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद और घबराहट का मिलाजुला भाव था।
उसने पुलिस वालों को देखकर एक डरी हुई चीख मारी। आप लोग कौन हैं? मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आए? उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने अपनी पिस्टल नीचे की। मैम, शांत हो जाइए, हम पुलिस से हैं, हमें एक कॉल आई थी। रवि ने आगे बढ़कर पूछा, मैम, आप ठीक तो हैं? आपका नाम कविता शर्मा है? औरत ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं कविता हूं, लेकिन हुआ क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? विक्रम उसके पास गए। उनकी तजुर्बेकार निगाहें उस औरत के चेहरे और उसके आसपास का जायजा ले रही थीं। उस पर खरोच का एक भी निशान नहीं था। वो जिंदा थी, बिल्कुल सही सलामत। मैम, कंट्रोल रूम में एक कॉल आई थी। एक आदमी ने दावा किया था कि उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है इस एड्रेस पर, विक्रम ने आहिस्ता से समझाया। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा। क्या मर्डर? ये कौन सी बेहुदा मजाक है? मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूं। रवि ने बीच में कहा, मैम, आपके पति घर पर हैं? ये सवाल सुनते ही कविता की आंखों में एक अजीब सा दर्द और ठहराव आ गया। उसने एक ठंडी सांस ली, जैसे कोई पुराना जख्म ताजा हो गया हो। उसने दरवाजा खोलते ही कहा, मेरा पति तो 5 साल पहले मर चुका है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या उलझन थी? जिस औरत के कत्ल की खबर मिली थी वो जिंदा थी, और जिसे कातिल समझा जा रहा था वो 5 साल से मुर्दा था। 5 साल? विक्रम ने अपने आश्चर्य को छिपाते हुए पूछा। आपको यकीन है मैम? कविता की आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई औरत अपने पति की मौत को भूल सकती है इंस्पेक्टर? एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, शिमला के पास। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। विक्रम ने तस्वीर देखी। एक खुशहाल जोड़ा, कविता और एक हंसता हुआ आदमी जिसकी आंखों में चमक थी। इनका नाम आलोक शर्मा था। ये उनकी तस्वीर है, कविता ने भारी आवाज में कहा। रवि ने आगे बढ़कर कहा, मैम, हमें आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे कागजात देखने होंगे। कविता ने बिना कुछ कहे एक फाइल लाकर उनके सामने रख दी। उसमें आलोक शर्मा का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जो जले हुए शरीर के हिस्सों पर आधारित थी, और अखबार की कतरनें थीं जिसमें उस हादसे की खबर थी। सब कुछ कानूनी तौर पर पुख्ता था। आलोक शर्मा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 साल पहले मर चुका था। विक्रम का दिमाग चकराने लगा। अगर आलोक मर चुका था तो वो कॉल किसने की थी? कोई भेस बदलकर, कोई दुश्मन? पर क्यों? इसका मकसद क्या था? तभी विक्रम के फोन की घंटी बजी। कंट्रोल रूम से कॉल था। सर, वॉइस एनालिसिस टीम का प्रिलिमिनरी फीडबैक आया है, दूसरी तरफ से एक जूनियर ऑफिसर ने कहा। हाँ बताओ, विक्रम ने बेचैनी से कहा। सर, हमने कॉलर की वॉइस को वेरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया से मिस्टर आलोक शर्मा के कुछ पुराने वीडियोज निकाले। एक फैमिली फंक्शन का वीडियो था। और? विक्रम ने पूछा। ऑफिसर एक पल के लिए रुका, जैसे उसे खुद ही इस बात पर यकीन न हो रहा हो। सर, सबसे हैरानी की बात, फोन की वॉइस उसी आदमी की थी। वॉइस प्रिंट 99.8% मैच कर रहा था। वो आवाज आलोक शर्मा की ही थी। विक्रम के हाथों से फोन लगभग छूट गया। उसने रिसीवर को अपने कान से हटाया और रवि की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी वही बेयकीनी थी। ये कैसे मुमकिन था? एक आदमी जो 5 साल पहले मर चुका था, वो आज रात पुलिस को फोन करके अपनी जिंदा बीवी के कत्ल का इकरार कर रहा था। ये कोई साधारण केस नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसके सिरे अक्ल और मंतिक की दुनिया से परे जा रहे थे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन। विक्रम सिंह अपने कैबिन में बैठे थे। उनके सामने केस फाइल खुली थी, लेकिन उनका ध्यान फाइल पर नहीं बल्कि उस आवाज पर था। वो आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, शांत, ठहरी हुई, जैसे किसी ने भूत प्रेत की कहानी सुनाई हो। रवि अंदर आया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। सर, कविता शर्मा से पूछताछ के लिए टीम तैयार है, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, ये सब क्या है? कोई भूत या कोई ट्विन ब्रदर जिसके बारे में किसी को नहीं पता? विक्रम ने चाय का कप लिया। ट्विन ब्रदर का एंगल हमने चेक किया रवि। आलोक शर्मा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, कोई सगा भाई नहीं। भूत प्रेत पर मैं यकीन नहीं करता। हर अजीब चीज के पीछे एक इंसानी तर्कसंगत वजह होती है। हमें बस उसे ढूंढना है।
तो फिर क्या वजह हो सकती है? एक परफेक्ट वॉइस मिमिक? कोई इतना माहिर कैसे हो सकता है कि फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर को भी धोखा दे दे? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। विक्रम ने कहा, चलो कविता से बात करते हैं, शायद वो कुछ छिपा रही हो। कविता शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने वही कहानी दोहराई। आलोक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक लविंग हस्बैंड था। 5 साल पहले वो एक ऑफिशियल ट्रिप पर शिमला गया था और वहां उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। बॉडी बुरी तरह से जल गई थी, लेकिन डीएनए सैंपल्स और गाड़ी के नंबर से पहचान हो गई थी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। कविता जी, क्या आलोक के कोई दुश्मन थे, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में? कविता ने ना में सिर हिलाया। नहीं, वो बहुत शांत स्वभाव के थे। सब लोग उन्हें पसंद करते थे। क्या उन्होंने कभी